राफेल घोटाले पर जांच करने वाले सीबीआई डायरेक्टर को मोदी ने क्यों रातों रात 77 दिन की छुट्टी पर भेज दिया था। मोदी की रातों रात सीबीआई डायरेक्टर बदलने की कहानी और उसी रात को सीबीआई डायरेक्टर की टेबल से राफेल घोटाले का फाइल गायब होना, बिल्डिंग को सील कर देना, यह दिखाता है कि चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे सरकारी जांच एजेंसी हो, मोदी चाहे तो कुछ भी चुटकी में कर सकते हैं। कैसे राफेल की जांच बंद करवाने के लिए रातों रात एक बड़ी घटना को 2018 में अंजाम दिया गया था, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और 24 चुनाव से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम राफेल को किस तरह से आपसे छुपाया गया। तारीख 23-24 अक्टूबर 2018, वक्त रात करीब 12:45। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों ने सीबीआई हेडक्वार्टर को घेर लिया। दर्जनों कमांडो धड़धड़ाते हुए देश की इस सबसे कंट्रोवर्शियल जांच एजेंसी के हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। सीधे 10वीं और 11वीं मंजिल पर पहुंच गए। तभी एंट्री हुई एम नागेश्वर राव की, जिन्हें चंद मिनटों में सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया था। उन्होंने दोनों दफ्तरों की चाबी ले ली और एक एक दराज की तलाशी शुरू कर दी। और सुबह तक चले इस ऑपरेशन के बाद पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। दरअसल 11वीं मंजिल पर तब के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का दफ्तर था और 10वीं मंजिल पर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना बैठते थे। इस सबके बीच दो सरकारी कर्मचारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के आवास पर पहुंचे और दोनों को जबरन छुट्टी पर भेजने जाने का फरमान थमा दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा राफेल मामले की जांच करने वाले थे। उनकी टेबल पर राफेल की फाइलें पड़ी हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने से भी कम का वक्त बचा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी थी, यानी माहौल पूरी तरह से चुनावी था। दूसरी तरफ राफेल में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उफान पर था। राहुल गांधी हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में जुटे थे। 4 अक्टूबर 2018 को वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण के साथ दिल्ली में सीबीआई चीफ से मुलाकात की। तीनों ने आलोक वर्मा को दस्तावेजों, फाइलें, एक मोटी फाइल सौंपते हुए कहा, राफेल खरीद में घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और यहीं से मामला गड़बड़ा गया। सीबीआई डायरेक्टर के साथ नरेंद्र मोदी की बातचीत बंद होती चली गई। मोदी जी इस मुलाकात के बाद नाराज हो गए। ये मुलाकात पूरी भी नहीं हुई थी कि मीडिया में शोर मच गया। मोदी सरकार सीबीआई चीफ से नाराज है। आखिर उन्होंने सरकार के धुर विरोधियों से मिलने का समय कैसे निकाला। इस मुलाकात के 11 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को सीबीआई ने अपने ही डिप्टी डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट में एफआईआर दर्ज कर दी। अस्थाना की गिनती सरकार के करीब अफसरों में पाई जाती थी। राकेश अस्थाना ने ही चारा घोटाले की जांच की थी। राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार पर हैदराबाद के मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के बदले 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। दरअसल मोइन कुरैशी पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए लेन देन का केस चल रहा था। सीबीआई की एफआईआर में तब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के स्पेशल डायरेक्टर और बाद में रॉ चीफ बने सामंत गोयल का भी नाम सामने आया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिन बाद यानी 21 अक्टूबर को तब के रॉ चीफ अनिल धस्माना ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम से कहा कि जिस तरह से आलोक वर्मा ने एफआईआर में सामंत गोयल का नाम शामिल किया, उससे रॉ की छवि खराब हो रही है। अगले ही दिन यानी 22 अक्टूबर को सीबीआई ने अपने डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब राकेश अस्थाना को गिरफ्तार का डर सताने लगा।
बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। 22 अक्टूबर को ही सीबीआई चीफ को पीएमओ से बुलावा आया। थोड़ी देर बाद आलोक वर्मा प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे उनके आवास पर। दोनों में क्या बात हुई, ये ना तो कभी आलोक वर्मा ने बताया और ना ही सरकार ने कोई बयान जारी किया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि प्रधानमंत्री आलोक वर्मा के फैसले से नाराज थे। उन्होंने सीधे कोई निर्देश देने के बजाय वर्मा से कहा कि आप एनए से यानी अजीत डोभाल से मिलिए। एनए से अजीत डोभाल ने आलोक वर्मा से कहा कि आस्थाना तो ठीक था, आस्थाना तक मामला ठीक था, लेकिन इस केस में रॉ को घसीटकर आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद सीबीआई चीफ को आभास हो गया कि उन पर कार्रवाई होगी। अगले ही दिन यानी 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक्टिव कर दिया। ये वही संस्था है जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की मॉनिटरिंग करती है। शाम 6 बजे सीवीसी की बैठक हुई। इसमें सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेजने की सिफारिश करने का फैसला लिया गया। रात करीब 11 बजे आलोक वर्मा तक संदेश भेज दिया गया कि उन्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। और उसके बाद वो दिन आता है 23-24 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे सीवीसी की सिफारिश लेकर के सरकारी कर्मचारी पीएमओ ऑफिस पहुंचा। फौरन सरकार ने लीव ऑर्डर तैयार किया और देर रात 2:30 बजे आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के सरकारी आवास पर भेजा गया उसे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का एक बड़ा दस्ता सीबीआई दफ्तर के लिए मार्च कर चुका था। रातों रात सीबीआई दफ्तर पुलिस छावनी में बदल गया। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे एनए से अजीत डोभाल। प्लानिंग ऐसे की गई थी कि कानों तक किसी को खबर नहीं लगी। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को भी इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर राफेल में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और उस पर पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की फाइल जो है उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को सबमिट किया था। जो फाइल सीबीआई डायरेक्टर की टेबल से उसी रात को गायब कर दिया गया और उस रात के बाद से वो फाइलें कहां हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। मोदी सरकार ने यह भी जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि राफेल की सीक्रेट फाइलें चोरी हो गई थी। लेकिन आज भी फ्रांस में राफेल के खिलाफ जांच जारी है। दोस्तों, किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स, किस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। अगर वो आपके मन मुताबिक काम ना करे तो उनके पुराने केसेस को खोला जाता है, जिसे शायद कहीं ना कहीं सरकार ही छुपा करके रखती है। यानी ये सारा का सारा खेल जो है, ये सारे के सारे जो जांच एजेंसियां हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके चीफ है, वो बस कठपुतली की तरह मोदी शाह के इशारे पर, सरकार के इशारे पर नाचते हुए नजर आते हैं। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अमित शाह के खिलाफ फैसला सुनाने जा रहे जज जस्टिस लोया की हत्या तो आपको याद होगा। जहां भी जो भी सच का पिटारा खोलने का कोशिश करता है, उसका हल क्या होता है, ये मोदी शाह के काल में आपको समझ में तो आ ही गया होगा। इस सूची में नेता, मंत्री, जज से लेकर के जांच एजेंसी के डायरेक्टर, ब्यूरोक्रेट्स सब शामिल हैं। आखिर राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा को जिस तरह से रातों रात छुट्टी पर भेजा गया था, 77 दिन की छुट्टी पर भेजा गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा को क्लीन चिट भी मिल गई थी, उनकी वापसी भी हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने, जी हां, मोदी सरकार ने उन्हें दिल्ली कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया था। यह दिखाता है कि क्या राफेल डील को लेकर के जो खुलासा राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा करने वाले थे, या जो जांच वो चलाने वाले थे, क्या उससे नरेंद्र मोदी डर रहे थे? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार डरी हुई थी? क्या इसीलिए रातों रात सीबीआई के दफ्तर को सील किया गया, टेबल में पड़े फाइलें गायब हो गई और साथ ही साथ दो चीफ डायरेक्टर को, एक चीफ थे, एक एडिशनल चीफ थे, दोनों को रातों रात छुट्टी पर भेज दिया गया। यह दिखाता है कि कैसे हर एक एजेंसी, हर एक ब्यूरोक्रेट जो है, पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, वो मोदी के इशारे पर आजकल काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपका हल क्या होगा, ये आपको मालूम होता है। तो इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं,
भले ही राफेल के मुद्दे पर देश में मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन अभी तक फ्रांस में राफेल डील पर, राफेल सौदे पर जांच जारी है। 2024 चुनाव से पहले उन तमाम घोटालों को, उन तमाम घटनाओं को, तमाम कांड को याद जरूर कीजिएगा और फिर याद करते हुए सोचिएगा, क्या आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, अगर मोदी की सत्ता वापसी होती है, तो क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया तो पूरी तरह से खत्म है? तीसरा स्तंभ जो है न्यायपालिका, उस पर कब्जा पाने की कोशिश हो रही है। क्या ब्यूरोक्रेसी को ही खत्म कर दिया जाएगा और सबके सब मोदी के पेरोल पर काम करेंगे? आज अनऑफिशियली कर रहे हैं, 2024 में अगर मोदी जीत जाते हैं तो ऑफिशियली करेंगे। आप ये सोचकर अपना कीमती वोट डालिएगा किसी भी पार्टी के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर रिपोर्ट आपको सही लगा है तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने दोस्तों के बीच, परिवार वालों के बीच, ताकि सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में हर किसी को पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।